हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो अब ये जो होगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि बाकी टॉपिक चला है वैसे ही ये भी चलेगा। तो काफ़ी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हम ध्यान देंगे और जो यूपीएससी का पैटर्न है उसी अनुसार ज़्यादातर हम फोकस करेंगे। लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी मैं इंक्लूड करते चलूँगा, क्योंकि जो ये प्लेलिस्ट है तो आपको पता है कि ये प्लेलिस्ट पीसीएस वाले के लिए भी बनाई गई है। उस अनुसार मैं बनाया हूँ ताकि पीसीएस का एग्ज़ाम जो देते हैं उनको भी काम में आ सके। तो फिर ये हम उसी अनुसार देखेंगे। तो अब ये जो है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ जितने भी प्रांतीय राज्य जो स्वतंत्र राज्य रहते हैं वो बता चुका हूँ। कश्मीर, जौनपुर, बंगाल, मेवाड़, मालवा, गुजरात जितने भी थे मैं टोटल बता चुका हूँ आपको। तो अब हमें ये देखना है मुग़ल साम्राज्य के बारे में। उसके पहले में हमने भक्ति सूफी मूवमेंट देखा था और उसके पहले मैंने जो बताया था आपको, भक्ति सूफी मूवमेंट के बाद विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, उसके पहले दिल्ली सल्तनत, फिर कैसे जो अरबी आक्रमण होते हैं, तुर्की आक्रमण होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या सिनेरियो बनता है और सबका कारण मैंने बताया है क्यों होता है। और जितने भी मैं आपको एम्पायर के बारे में बता रहा, सबका प्रशासनिक व्यवस्था हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको समाज, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये सब चीज़ें उसमें ज़्यादातर देखनी होती है। तो वो भी मैं आपको कंप्लीट करा ही रहा हूँ। तो अब इसमें जो बचता है ये मुग़ल बचता है और उसके बाद हम मराठा भी यहाँ पे देख लेंगे और सिख साम्राज्य भी यहीं पे देख लेंगे मीडिएवल हिस्ट्री में। उसके बाद मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री कुछ वीडियो आई हैं और कुछ अभी आने वाली हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल प्ले लिस्ट है। तो इसमें हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में देखना है। तो पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से शासक कब आएंगे ये एक बार में आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादातर सही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो ये एक बार में क्लियर हो जाएगा। और ये क्या मैप रहता है थोड़ा मुग़लों का, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कब ये कितना तक बाउंड्री एक्सटेंड करते हैं। तो ये पहले आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा। ये मुग़ल साम्राज्य रहता है और ये किसके काल तक आप देखेंगे, जब अकबर का डेथ होता है तो ये आप देखेंगे कि काबुल, कंधार, ये सब जो रहता है, सभी इंपॉर्टेंट जो एरिया रहता है ये भी अकबर कब्जे में रखता है, जो कि राजपूत नहीं रख पाते हैं। क्योंकि ये देखिएगा तो जोग्राफिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहता है। काबुल, कंधार जब भी हाथ से गया है किसी के, तो फिर वहाँ पे साम्राज्य डिक्लाइन हुआ है। चाहे आप मौर्यों का देख ले, गुप्तों का देख ले, चाहे आप गुर्जर प्रतिहारों का देख ले, वहाँ पे जो हिंदू शाही राजवंश रहती है, जैसे ये गजनबी एम्पायर में मोहम्मद गजनबी, गोरी, ये लोग आक्रमण करने लगते हैं। और जैसे ही ये काबुल कंधार वाला एरिया आता है, फिर ये लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं पंजाब वाले इलाकों में और फिर दिल्ली में आते हैं। तो यहाँ जो होल्ड करने दिया है पंजाब वाले इलाकों में, फिर वहाँ पे ये लोग बढ़ते हैं, दूसरे बार में दिल्ली आते हैं। तो पहले यहाँ से बढ़ के ये यहाँ पे स्टे करिए, स्टे करके फिर जो सैनिक है उसको सभी इक्विपमेंट दीजिए, सामान दीजिए और फिर यहाँ पे बढ़िए दिल्ली वाले इलाकों में। फिर दिल्ली वाले इलाकों में स्टे करके फिर वो लोग बंगाल वाले इलाकों को जीतते थे और फिर उसके बाद गुजरात वाले इलाकों को जीतते थे। तो ये ट्रेंड है बिल्कुल। उसके बाद दक्षिण भारत का अभियान होता था, जिसमें कि पहले ये जीता जाता था दक्कन वाला एरिया, उसके बाद यहाँ तक पहुँचा जाता था। तो ये ट्रेंड आपको पता है। और दूसरा है कि बीच में ये राजपूत पड़ते थे, तो यही सबसे ज़्यादा जो है फ्रंट इन लोगों के सामने खुलता था और ये इनको जीतना बहुत ही मुश्किल होता था। तो राजपूतों के बारे में मैंने आपको पहले बताया ही। तो ये था, तो ये कुछ मैप था। और ये देखेंगे जब डेथ ऑफ औरंगजेब का डेथ होता है तो यहाँ तक इनका एम्पायर सबसे ज़्यादा, मतलब 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक एम्पायर चला जाता है। आज आप भारत का जो मैप देखेंगे 32,87,000 वर्ग किलोमीटर पे है, लेकिन उस टाइम आप देखेंगे कि 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक जाता है। आज जो मतलब अमेरिका का आप रुतबा देखते हैं वो उस टाइम भारत का रुतबा था। बहुत ज़्यादा पैसा भी था उस टाइम और सभी चीज़ें थी उस टाइम। तो ये मैप रहता है। और जब बाबर आता है तो ये यहीं तक जीता रहता है इलाकों को देखेंगे। बाबर यहीं तक ज़्यादातर इलाकों को जीता नहीं रहता है। फिर हुमायूं का देखेंगे जो शासन रहता है अस्त व्यस्त ही रहेगा। उसके बाद अकबर आएगा तो अकबर जाके एक स्टेबल शासन क्रिएट करता है। उसके बाद धीरे धीरे जो रहते हैं बाकी के शासक थोड़ा बहुत जीतते हैं इलाकों को, लेकिन औरंगजेब जब आता है तो यहाँ तक फैलाया जाता है। और औरंगजेब के फैलाने के कारण ही जो आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, बहुत ज़्यादा एरिया को जीत जाता है। जीत तो जाता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप होता है वो नहीं बैठा पाता। वैसे ही औरंगजेब का होता है, जीत तो बहुत एरिया को जाता है लेकिन फिर वो सेटअप नहीं बैठा पाता। और दूसरा नंबर है हिंदू विरोधी नीतियों के कारण वहाँ पे डिक्लाइन ऑफ मुगल देखेंगे हम, जो कि मैं आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में बताया हूँ और यहाँ भी बताऊँगा डिक्लाइन ऑफ मुगल के कारण क्या थे वहाँ पे। तो ये रहता है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि मुगल थे कौन आखिर में। तो देखेंगे आप जो ईरान में तैमूर वंश चलता है वहाँ पे पहले तो मंगोल देखेंगे पूरी तरह से जीते जाते हैं सभी एरिया को, रसिया तक के इलाकों को जीत जाते हैं। वहाँ पे दिल्ली सल्तनत के टाइम में पूरे एरिया को उस टाइम मंगोलों का ही शासन रहता है, मंगोल जीत जाते हैं। लेकिन जब मंगोल चंगेज खा मरता है तो उसका साम्राज्य बट जाता है इलाकों में और फिर धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो जाता है। और टूटता है तो फिर वहाँ पे तैमूरी वंश आते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे तैमूर रहता है शासक। और वो तैमूर देखेंगे कि दिल्ली पे भी आक्रमण करते
रहता है 1398 ईस्वी में। उसी वंश से इन बाबर को जोड़ के आप देख सकते हैं, उसी वंश के ये रहते हैं। तो ये मतलब मंगोलों के भी वंश के माने जाते हैं और ये तैमूरियों के भी वंश के। तो मंगोल साइड से आप देखेंगे कि ये मतलब इसकी जो फादर साइड से रहता है ये तो तुर्कों तरफ से रहता है मतलब, और इसके फादर मतलब जो इसके वंश वाले रहते हैं तो इनका शादी हुआ रहता है, जो मंगोल साम्राज्य रहता है वहाँ पे शादी हुआ रहता है। तो ये मातृपक्ष से देखेंगे मंगोल टाइप से रहता है और पितृपक्ष से आप देखेंगे कि ये तुर्की के तरफ से रहता है, जो कि मंगोल देखेंगे चीन और मध्य एशिया में शासन करते हैं वहाँ से रहता है। और जो तुर्की थे तो आज आप देखेंगे अफगानिस्तान के ऊपर वाला इलाका, तो वहीं से ये लोग रहते हैं। ईरान, इराक, तुर्की जो आज आप देखेंगे वहीं से ये तैमूरी वंश के तरफ से रहता है और फिर वहाँ से मातृपक्ष से ये मंगोलों के तरफ से रहता है। तो मंगोल के तरफ से ये कहलाना नहीं पसंद करते हैं अपने आप को, लेकिन जो मुग़ल शब्द आया है तो वो देखेंगे मंगोल शब्द से ही आया है। लेकिन ये चंगेज खा के तरफ से अपने नाम को जोड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि देखेंगे जो चंगेज खा रहता है तो वहाँ पे गांव के गांव, शहर के शहर, पूरा एम्पायर ही नष्ट कर देता है। रेप करना वहाँ पे सैनिकों द्वारा, इसके लोगों को मारना, कत्लेआम करना, डर फैलाना, ये सब के वजह से देखते हैं कि ये लोग जो मुग़ल रहते हैं वो अपना गर्व महसूस नहीं करते हैं मंगोल साम्राज्य से नाम जोड़ के। लेकिन जो तुर्क से रहते हैं तो अपना पक्ष तुर्कों से अपना नाम जोड़ के ये गर्व का महसूस करते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत पे देखेंगे तैमूर नियंत्रण किया रहता है वहाँ पे। खिलजी खां को देखेंगे गवर्नर बना के गया रहता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहला यही है कि ये तुर्को मंगोली मिला के ये मुग़ल बने हैं, तो दोनों का ये डिसेंडेंट है और फिर ये जो रहते हैं मुग़ल कहलाते हैं। तो मुग़ल मतलब मंगोल शब्द से ही निकल गया है। तो संस्थापक कौन रहता है? बाबर रहता है, और पिता की ओर से ये तैमूर और अपनी माता की तरफ से ये चंगेज खां का वंशज था। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मतलब संस्थापक आपने समझ लिया बाबर रहता है। तो बाबर के बारे में बहुत अच्छे से अभी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले हम देख लेते हैं वंश कौन कौन से, मतलब कौन कौन से राजा इस पे चलते हैं। और ये आप देख लीजिए मुग़ल साम्राज्य है ये। तो पहले हम देख लेते हैं कि आखिर में इस साम्राज्य पे कौन कौन से राजा आते हैं, मतलब इस वंश में कौन कौन से राजा आते हैं। तो पहला नंबर संस्थापक है, जो कि बाबर को देखेंगे 1526 में स्थापना होती है और 1530 तक इसका शासनकाल चलता है बाबर का। और दूसरा आप देखेंगे हुमायूं आता है। तो हुमायूं का 2 फेज में आप शासनकाल देखेंगे, एक तो 1530 से लेकर 1540 तक चलता है और 40 के बाद फिर देखेंगे कि चौसा का युद्ध होता है 39 में, और बिलग्राम के युद्ध के बाद इसको मतलब यहाँ से भागना पड़ता है और भाग के फिर जाता है, और फिर ये आता है 1556 में देखेंगे, और उसी टाइम इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बीच में शेरशाह सूरी का हमें देखना होता है शासन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बीच में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आता है अकबर। अकबर का शासनकाल आप देखेंगे 1526 से लेकर 1605 तक चलता है, और ये सबसे लार्जेस्ट मतलब रूल करने वाला इस वंश पे शासक रहता है। और फिर जहांगीर आता है अकबर का पुत्र, और जहांगीर का शासनकाल आप 1605 से लेकर 1627 तक देखेंगे। और उसके बाद शाहजहां आता है, 27 से लेकर 57 तक इसका शासनकाल चलता है। और उसके बाद औरंगजेब आता है, जिसका देखेंगे शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक चलता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट रहता है जो कि रूल करता है यहाँ पे मुगल वंश में। तो ये एक फेज में हम लोग देखते हैं ये जो है, और ये दूसरा फेज में देखा जाता है, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य बोला जाता है। तो ये काफ़ी छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए आते हैं, और इसके बाद मतलब औरंगजेब के बाद माना जाता है डिक्लाइन शुरू हो जाता है। छोटे छोटे टाइम के लिए आते हैं और बहुत सारी इसमें चीज़ें देखनी नहीं होती है, लेकिन मैं ये भी बताऊँगा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके काल में होती हैं। तो ये हम देखेंगे। तो पहला इसमें बनता है उत्तरवर्ती मुगल में देखेंगे तो औरंगजेब का ये पुत्र रहता है बहादुर शाह प्रथम, और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद आप देखेंगे जो दूसरे नंबर का शासक बनता है उसके बाद जहांदर शाह बनता है, और तीसरा जो देखेंगे फारुखसियर बनता है, और चौथा रफ़ी-उद दौला बनता है, और उसके बाद देखेंगे जो रफ़ी-उद-दराज बनता है, और उसके बाद रफ़ी-उद-दौला बनता है, पांचवा शासक उत्तरवर्ती मुगल में। और उसके बाद देखेंगे जो छठा रहता है महमूद शाह बनता है, और महमूद शाह के बाद आप देखेंगे कि सातवां जो है अहमद शाह पुत्र बनता है महमूद शाह का शासक। तो इसमें आपको ये नहीं याद रखना है कि किसका कौन पुत्र रहता है, बस आपको ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। नहीं भी याद रखेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। जो इनके काल में क्या इंपॉर्टेंट थोड़ी सी घटनाएं हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता ही दूंगा आगे। आलमगीर द्वितीय बनता है, उसके बाद देखेंगे शाह आलम द्वितीय बनता है शासक 9वां, और 10वां देखेंगे अकबर द्वितीय बनता है, और उसके बाद 11वां देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय बनता है, जो कि 1857 की क्रांति होगी उसके बाद इसको रंगून भेज दिया जाएगा। तो ये रहता है यहाँ पे, जो ये आपने ओवरव्यू देख लिया। अब हमें देखना है बाबर के बारे में, बाबर कौन था, फिर कैसे कैसे आता है, कहाँ से आना चाहता था वो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो पहले जो इसका पहले भी आक्रमण होते रहता है तो वो हमें उतना तो देखना नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहता है वो पानीपत का युद्ध है जो कि इब्राहिम लोदी के साथ होगा, तो वो हमें देखना होता है। लेकिन पहले थोड़ा सा हम बाबर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका जो काम रहता है वो हम देखेंगे क्या क्या काम होता है इंपॉर्टेंट इसके काल में, और कुछ प्रमुख युद्ध हुए हैं वो भी हमें इसमें देखना हो। तो बाबर का जो पूरा नाम आप देखेंगे जो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर रहता है, और इसका देखेंगे जन्म फरगाना वाले इलाकों में हुआ रहता है, और इसके पिता रहते हैं उमर शेख।
उमर शेख मिर्जा, उन्हीं का ये पुत्र रहता है। और वो वहाँ पे मतलब समझिए कि एक फरगना वाले इलाके में जागीरदार रहते हैं, उनको जागीर मिली रहती है और वहीं पे वो शासन करते हैं। और वहीं पे बाबर का देखेंगे जन्म होता है 1494 ईस्वी में। फिर ये क्या होता है, इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और ये फरगना का शासक बन जाता है वहाँ पे बाबर जो रहते हैं। और फिर ये चाहता क्या है, उज्बेकों जो रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते रहते हैं। और उज्बेकों का ही शासनकाल आप देखेंगे कि वहाँ पे अभी रहता है, मतलब समरकंद वाले इलाकों पे। तो उज्बेकों के वजह से ही वो फिर क्या करता है कि काबुल वाले इलाकों में भाग जाता है, काबुल वाले इलाकों में आके वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर देता है। और फिर शासन स्थापित करके देखेंगे कि बादशाह की उपाधि धारण करता है काबुल वाले इलाकों में वहाँ पे। और फिर भारत के तरफ ये पहला अभियान आप देखेंगे कि करता है 1519 में यूसुफजाई जनजाति रहती है, उसके खिलाफ करता है बाजावरा का अभियान। फिर बाजावरा को जीतता है, भेरा को जीतता है और फिर सर्वप्रथम यहीं पे बारूद का प्रयोग करता है। तो ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट मतलब शुरुआती फेज रहा है। तो समरकंद को जीतना चाहता है और देखेंगे कि फरगना से शुरुआत होती है, समरकंद को जीतना चाहता है लेकिन जीत नहीं पाता। फिर वहाँ पे काबुल भागता है और वहाँ पे फिर ये सोचता है कि इधर शासन करना अच्छा नहीं है। और उसके बाद देखेंगे कि उधर अगर मान लीजिए कि समरकंदियों को जीते भी जाता है ये, लेकिन फिर उधर ऑटोमन्स थे तो ऑटोमन्स से जीतना और मुश्किल था। वो बहुत बड़े देखेंगे शासक थे, जैसे कि मोहम्मद गोरी के टाइम आप देखेंगे जो सेल्जुक रहते हैं, तो उधर वो गजनबी एम्पायर धीरे धीरे सिकुड़ते जाता है। जब छोटा होते जाता है इधर वाले इलाकों में देखेंगे गजनी एम्पायर धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, उधर से जो सेल्जुक रहते हैं बड़ा एम्पायर उधर से। तो फिर ये इधर जो रहता है मोहम्मद गजनबी और गोरी भागते हैं भारत तरफ और भारत में स्थिति भी बन जाती है। उस टाइम भी स्थिति आप देखेंगे कि लोधी वहाँ चल रहा है। लोधियों का जब देखेंगे पूरी तरह से दिल्ली वाले इलाकों पे ही आ गए रहते हैं, इनका साम्राज्य टूट चुका है। वहाँ पे जितने भी स्टेट हैं अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा कर चुके हैं। जैसे कि आप उस टाइम भी देखेंगे जब गोरी आता है तो राजपूत राजवंश जो होता है गुर्जर प्रतिहार वो टूट ही चुका है। हिंदू शाही धीरे धीरे समाप्ति हो चुका रहता है। गुर्जर प्रतिहार टूट के आप देखेंगे चौहान, तोमर, परमार, गढ़वाल, सोलंकी छोटे छोटे राजवंश में टूट जाते हैं। तो वहाँ पे भी सिनेरियो बन जाता है इसके आने का, गोरी का। और फिर यहाँ पे भी सिनेरियो बन गया रहता है आने का। अगर दिल्ली सल्तनत मतलब जो तुगलक थे या फिर जो उसके बाद के देखेंगे उस टाइम में इनकी आर्मी स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत थी। उस टाइम आना बाबर के लिए समझिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी साम्राज्य पूरी तरह से टूट गया रहता है तो ये यहाँ पे आ पाता है। तो ये इनिशियल फेज में होता है आप देखेंगे कि। और शुरू में मतलब इसको तो जीत मिलती नहीं है, आप देखेंगे वहाँ भी इसको हार ही मिल रही है जो समरकंद को जीतना चाहता है। और निरंतर संघर्ष करते रहता है। कर्मठ तो रहते हैं ये बाबर, देखेंगे बहुत कर्मठ व्यक्ति रहता है और असफल बहुत ज़्यादा होता है शुरू में। उज्बेकों को एक दो बार तो हराता भी है, उज्बेकों को हराता है तो फिर वहाँ पे लेकिन फिर भागना पड़ता है। उज्बेक वहाँ से फिर भगा देते हैं। फिर इधर भी आक्रमण करता है लेकिन इधर वाले इलाकों पे भी ज़्यादातर इसको सफलता मिलती नहीं है इनिशियल फेज जो रहती है। तो मतलब बहुत दुखी रहता है अंदर से, मतलब कहीं सफलता नहीं मिलती रहती है। सैनिक भी देखेंगे बहुत सारा सैनिक भी रहता है लेकिन अंदर से अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है वहाँ पे। और फिर इन्हीं सब के वजह से देखेंगे थक हार जाता है। जो शुरू में इसको जीत मिलती नहीं है, थक हार के फिर करता क्या है कि एक बेखादक एक गांव रहता है वहाँ पे जाके रहने लगता है, साधारण जीवन जीने लगता है। मतलब ये सब छोड़ ही देता है कि मुझे साम्राज्य स्थापित करना है। एक साधारण जो आम लोगों की जिंदगी होती है वो बिताने लगता है। फिर गाँव का देखेंगे वहाँ पे सरदार रहता है और उसी की माँ रहती है और वो लगभग 100 साल से ऊपर के रहती है उसकी माँ। और जो उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं देखेंगे तैमूर जो आया रहता है, तैमूर देखेंगे 1398 ईस्वी में तैमूर दिल्ली पे आक्रमण किया रहता है। उसकी कहानी सुनाते रहती है बहादुरी की इसको, क्योंकि जो उसके रिश्तेदार कुछ होते हैं वो सैनिक फिर बन के गए होते हैं तैमूर के साथ। तो वो कहानी उसको पता रहती है कैसे फिर तैमूर जीतता है दिल्ली वाले इलाकों को। और उसी से मोटिवेट होकर फिर ये देखेंगे अभियान करना शुरू होता है और भारत पे आक्रमण करना शुरू होता है। और सफलता शुरू में तो नहीं मिलती लेकिन उसके बाद जब ये मोटिवेट होकर तैमूर का कहानी सुन के आक्रमण करना शुरू करता है तो फिर यहाँ पे सफलता मिलती है। तो पहले हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत पे इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। जो मैंने दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ाया वहाँ पे इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। और उसी के समय में मतलब इब्राहिम लोदी अब वो ऐसा करता था कि जो पूरे एरिया है अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा करने ही लगे थे। और वो क्या करता है जो पुराने जितने भी सरदार लोग रहते हैं उनको हटा के नए सरदार की नियुक्ति करने लगता है। जो काबिल भी नहीं है उसको भी सरदार बनाने लगता है। और जितने भी सरदार रहते हैं और सूबेदार उन पे मतलब जोर जबरदस्ती करने लगता है, क्योंकि जो अब पहले का सरदार है चाहे सूबेदार है उसको हटा के नए सरदार और सूबेदार को नियुक्त करिएगा तो जो पहले वाला है वो तो वहाँ पे रेबल करेगा ही। और पहले से ये देखेंगे पंजाब का वहाँ पे सूबेदार रहता है दौलत खां और इसी के चाचा रहते हैं आलम खां। ये लोग फिर क्या करते हैं बाबर को आमंत्रित करते हैं कि अब तुम
भारत पे आक्रमण करो, क्योंकि इसके पहले देखेंगे कि राणा सांगा से युद्ध हो चुका रहता है इब्राहिम लोदी का, और उसमें दिल्ली सल्तनत उखड़ते उखड़ते बचा था। तो ये लोग चाहते थे कि फिर जो मुस्लिम सत्ता है पूरी तरह से उखड़ ना जाए, इस वजह से ये लोग बाबर को बुलाते हैं और बाबर आता भी है फिर, और राणा सांगा भी बोल देता है मदद के लिए तुम आओ, और शायद इन लोगों में कोई एग्रीमेंट भी हुआ रहता है, लेकिन इसका प्रमाण है नहीं। लेकिन राणा सांगा जो है वो बुलाता है कि तुम आओ, और वो सोचता है कि फिर ये आएगा हमला करेगा, दिल्ली सल्तनत वाले कमज़ोर हो जाएंगे, एक तो कमज़ोर पहले से ही हो रखे हैं, फिर मैं दिल्ली पे कब्जा कर लूँगा। राणा सांगा भी बहुत बड़ा योद्धा रहता है, अपना 100 युद्ध अपने जीवन काल में लड़ा रहता है, लेकिन एक भी युद्ध देखेंगे हारा नहीं रहता है। तो इन दोनों के कहने से, ये जो सूबेदार रहते हैं इनके कहने से नहीं आता है। राणा सांगा जब हामी भरता है तब जाके फिर बाबर बोलता है कि चलो आक्रमण करने दिल्ली पे, और बहुत छोटी सेना लेके आता है, लगभग समझिए 20,000 सैनिक ही उसके पास रहते हैं, और दिल्ली सल्तनत के पास आप देखेंगे लगभग 50-60 हज़ार सैनिक थे उस टाइम। और फिर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है यहाँ पे। तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध, आप देखेंगे कि होता है 1526 में। इब्राहिम लोदी और जो चुगताई तुर्क रहता है ये बाबर रहता है। चुगताई तुर्क, इनका ट्राइबल ये लोग भाषा का जो प्रयोग करते थे उस वजह से ये नाम से पुकारा जाता है। बीच में युद्ध होता है और लोदी वंश का यहाँ पे अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी, और लगभग समझिए कि इसकी 3 बजे युद्ध शुरू होता है, 5 बजे तक युद्ध खत्म हो जाता है, और युद्ध बैटल मैदान में ही ये मारा जाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का राजा रहता है। और 3 सदियों तक आप देखेंगे जो सत्ता में अफगानी जो ये रहते हैं, इनको दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से तख्ता पलट देता है, और यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, मतलब नींव रखी जाती है। और गुप्त वंश के बाद ये मुगल ही देखेंगे कि जो पूरी तरह से अधिकार होता है और सबसे ज़्यादा ये बाउंड्री एक्सटेंड करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इब्राहिम लोदी की सेना, उसके मतलब इफिशियंसी बिल्कुल कम हो जाती है। यहाँ पे जब भारतीयों से युद्ध करना होता है, पहले देखेंगे तुर्की आए रहते हैं तो सेना की इफिशियंसी बहुत ज़्यादा रहती है, घोड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय शासकों से लड़ने के लिए ये लोग क्या करते हैं, हाथी को भर लेते हैं, और सेना स्लो हो जाती है। सेना स्लो होती है तो समझिए वो फिर हार का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये होता है यहाँ पे। और देखेंगे फिर मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर द्वारा, और अधिकतर मुगल शासक जो रहते हैं ये तुर्क और सुन्नी मुसलमान रहते हैं, और मुगल शासक जो रहते हैं 17वीं शताब्दी के आखिरी तक, मतलब समझिए 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक चला, और फिर जाके 19वीं सदी तक ये समाप्त होगा। देखेंगे तो इतने लंबे दिनों तक इनका शासनकाल, लगभग समझिए 400 वर्ष तक शासनकाल इनका चलता है। और पहले देखेंगे ये बाबर के टाइम का है मैप, और इसके बाद देखेंगे ये अकबर टाइम का है, और ये शाहजहां और लगभग समझिए कि जहांगीर के टाइम का है, और ये औरंगजेब टाइम का है। और उसके बाद देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल बस दिल्ली सल्तनत तक ही रह जाते हैं। तो ये देख लिया आपने। और अब जो प्रमुख युद्ध है उसके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं धीरे धीरे हम देखते चलेंगे। तो बाबर का जन्म जो रहता है फरगाना में हुआ रहता है 1483 ईस्वी में, जो फिलहाल अभी उज्बेकिस्तान में है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया जन्म और जो चीज़ें हुई रहती है। और बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद 11 वर्ष की आयु में ही ये फरगाना का शासक बन जाता है। देखेंगे बहुत छोटी उम्र में फरगाना का शासक बनता है, और धीरे धीरे ये बहुत जुझारू रहता है, और जूझते जूझते ये यहाँ पे पहुँचता है, और भारत पे आमंत्रण करता है। मतलब आने का आमंत्रण कौन देता है यहाँ पे, दौलत खां लोदी रहता है, और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां इसको बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कि वो एक तो बहुत ज़्यादा जास्ती कर रहा था सबके साथ, सरदार और सूबेदार जितने भी रहते हैं, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे राणा सांगा अगर दूसरी बार युद्ध इब्राहिम लोदी से करता है तो फिर ये शासन यहाँ पे उखड़ ही जाता है। और अभी देखेंगे ऑटोमन्स, मतलब जो खलीफत है ये कहाँ पे आ गई है, तो खलीफत अभी ऑटोमन्स के पास चली गई है। तो उधर ऑटोमन एम्पायर रहता है, और बहुत बड़ा एम्पायर रहता है, समझिए उधर बढ़ना बहुत मुश्किल रहता है इन लोगों के लिए। सफावी भी रहते हैं, छोटा साम्राज्य रहता है, लेकिन ऑटोमन्स बहुत बड़े साम्राज्य रहते हैं, खलीफत उन्हीं के पास रहता है। लेकिन खलीफत से देखेंगे ये लोग मान्यता वगैरह लेना ही छोड़ देते हैं, और क्योंकि देखेंगे कि इनकी भी जो सेना रहती है बहुत पावरफुल हो जाती है धीरे धीरे, मुगलों की सेना और इकोनॉमी सबसे बड़ी रहती है भारत की, तो वहाँ पे किसी भी खलीफत से मान्यता लेने की बात रहती नहीं है। तो खलीफा वगैरह से भी ये अपने सुल्तान पद की मान्यता नहीं लेते हैं, जैसा कि आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में हमेशा जो खलीफा वहाँ पे रहता है उससे मान्यता लेनी पड़ती। तो फिर बाबर द्वारा जो युद्ध प्रमुख लड़े गए हैं ये हम देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसके बाद देखेंगे कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीता जाता है। तो ये पहला ही युद्ध होता है, और इसमें आप देखेंगे कि तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करता है। तो तुलुगमा युद्ध पद्धति मतलब ये समझिए, तो इसमें आगे जो रहेगा घोड़ा बैल लगा दिया जाता है, ताकि ये मतलब जो है ये बफर क्रिएट कर सके। और इसी के बीच में देखेंगे तोप लगाया जाता है, और सेना को 4 भागों में बांट दिया जाता है। 2 सेना इधर से, 1 सेना इधर से रहती है, और पीछे से भी आक्रमण कर देती है बाद में 1 सेना आके। और फिर इसमें नली टाइप में रहती है, और पीछे जो सेना रहती है ये तीरंदाज रहते हैं, ये निकलते हैं और तीर बरसाते हैं आगे वाले सेना पे। फिर भगदड़ मचने लगता है, तो 2 साइड से फिर अटैक करा दिया जाता है, और ये तीरंदाज फिर से अपने इसमें घुस जाते थे। तो ये थी। और वैसे भी हाथी जो
सेना में भरी हुई थी। देखेंगे दिल्ली सल्तनत वाले हाथी भर के रखते हैं और जब भी यहाँ तोप तो लेके आया ही रहता है और सबसे मतलब बड़े लेवल पे देखेंगे तोप का उपयोग यहाँ पे होता है। तो तोप का जैसे मतलब गोला छोड़ा जाता है तो हाथी वहाँ पे पागल हो जाते हैं। हाथियों को मतलब जो पटाखे जैसे आवाज आते हैं तो उसके बाद हाथियाँ जो होती हैं बिगड़ जाती हैं। और हाथी में देखेंगे पहले क्या होता था, उसके सूर में तलवार लगा होता था, भाले लगे होते थे। तो जब हाथियाँ इधर उधर भागने लगती थी तो होता क्या था कि जो सैनिक है वो कटने मरने लगते थे, दब के मरने लगते थे। और दूसरी बात ये है कि इब्राहिम लोदी भी देखेंगे वो हाथी पे ही आया रहता है और हाथी पे पहले क्या करता है बाबर की इब्राहिम लोदी को ही घेर के टारगेट किया जाता है और युद्ध मैदान में मार दिया जाता है। और जब भी राजा मर जाएगा युद्ध मैदान में तो समझिए युद्ध वहीं पे समाप्त हो गई। सेना में अफरा तफरी मच जाती है, सेना इधर उधर भागने लगती है। उसके बाद तुलुगमा युद्ध पद्धति देखेंगे उज्बेकों से सीखा था, वहाँ पे जो शासन करना चाहता था बार बार जीतना तो उन्हीं से सीखा रहता है तुलुगमा युद्ध पद्धति। और तोप खाना का प्रयोग देखेंगे कि उस्मानी विधि से करता है। तोप खाना जो बीच में देखेंगे कि तोप लगा दिए जाते थे और आगे देखेंगे हाथी बैल लगा दिया जाता था और उसके बीच में तोप खाना रहता था। ये तोप खाने का प्रयोग करना देखेंगे उस्मानी विधि का प्रयोग करता है। और युद्ध की जो व्यू रचना है तो मंगोल प्लस अफगान का रहता है, व्यू रचना करता है। जैसे कि आप देखेंगे टैक्टिक्स का उपयोग किया जाता है, इधर से सेना भेजना इधर से सेना भेजना, तो ये मंगोलों और अफगानों से सीखा रहता है। और फिर यहाँ पे इसकी जीत हो जाती है और जीत के बाद देखेंगे बादशाह अपने आप को घोषित कर लेता है, मुगल वंश का संस्थापक भी हो जाता है। और दान में फिर यहाँ पे देखेंगे कि जनता को चांदी का सिक्का बंटवाता है, इस वजह से इसको कलंदर की उपाधि भी यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो बाबर को भी पता रहती है जब ये हारता है और बाबरनामा में भी इसने मतलब लिखी हुई है कि इब्राहिम लोदी के साथ तो मैं बहुत ईजी वे में जीत गया था, लेकिन असली जो लड़ाई होने वाली थी राणा सांगा के साथ होने वाली थी, जो कि कभी हारा ही नहीं था युद्ध। कोई भी 100 युद्ध लड़ा था अपने काल में बोला जाता है और 100 का 100 जीता था वहाँ पे और काफ़ी वीर योद्धा था। और बाबर समझ गया था और बाबर को समझिए युद्ध करने के लिए कोई रीजन भी नहीं था वहाँ पे। फिर वो जिहाद का नारा देगा वहाँ पे और एक उग्र भाषण देता है जब। और इसकी जो सेना 20,000 लेके आया रहता है, समझिए 20,000 में से 10,000 तो पहले मर गई है जो इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है। उसके बाद 10,000 सेना बची रहती है और 10,000 सेना के साथ ही लड़ना होता है राणा सांगा के साथ। और राणा सांगा का लगभग सेना बहुत बड़ा होता है, 50,000 तक सेना उसके भी रहते हैं। मेवाड़ का शासक राणा सांगा रहता है, तो मैंने वो प्रांतीय राज्य में आपको बताया है। तो ये दूसरा अभी युद्ध होता है खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है। तो ये युद्ध इसी वजह से होता है क्योंकि ये बोलता है कि तुमने बोला था कि मैं सपोर्ट करूंगा कि जब इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। फिर राणा सांगा भी बोलता है कि तुम मतलब जो युद्ध था आगरा वाले इलाकों में ही अपना कब्जा करोगे, दिल्ली वाले इलाकों में नहीं करोगे। लेकिन ये फिर दिल्ली वाले इलाकों पे कब्जा करके अब यहाँ पे बसने का ही पूरी तरह से देखेंगे इसका मोटिव रहता है बाबर का, जो कि राणा सांगा नहीं सोचा रहता है। वो सोचा रहता है कि आएगा लूट पाट के चला जाएगा, आगरा में भी नहीं रुकेगा ये। तो फिर इसी वजह से युद्ध ये होती है। और बाबर भी जानता है कि एक्सटेंड करना है, उधर गुजरात तरफ जाना है तो बीच में राजपूतों को पहले हराना ही होगा और इधर मालवा वाले इलाकों में भी देखेंगे राजपूत ही रहते हैं शासक। तो इस वजह से मतलब इनको हराना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। अगर साम्राज्य स्थापित करना है तो इसी वजह से ये युद्ध होती है। और फिर यहाँ पे देखेंगे बाबर एक उग्र भाषण देता है, सभी सैनिकों को बुलाता है और फिर यहाँ पे एक उग्र भाषण देता है जिसमें जिहाद का नारा देता है कि मैं धर्म का युद्ध कर रहा हूँ। जिहाद मतलब वही होता है कि जो काफिर है उसको धर्म में, मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करो, ये नारा देता है। और दूसरा नंबर जितना भी शराब आदि सैनिक पीते रहते हैं उन सब पे प्रतिबंध लगा देता है। और खुद भी बहुत बड़ा ये नशेड़ी रहता है, हुमायूं और ये दोनों नशेड़ी रहते हैं। ये दोनों भी खुद देखेंगे यहाँ पे शराब का त्याग करते हैं और फिर यहाँ पे युद्ध होती है और राजपूत को हरा देता है। और यहाँ पे देखेंगे गाजी का उपाधि धारण करता है। राणा सांगा से युद्ध होता है जिसमें कि देखेंगे राणा सांगा के तो पहले से ही बहुत ज़्यादा घाव लगे होते हैं और इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध होता है उसी में एक उसका हाथ चला जाता है, फिर भी वो युद्ध करते रहता है। और जब हार होने लगती है लेकिन फिर भी देखेंगे राणा सांगा युद्ध छोड़ के भागता नहीं है वहाँ पे युद्ध छोड़ के। लेकिन जितने उसके सरदार रहते हैं वो बोलते हैं कि अभी मतलब चलो यहाँ से कैसे भी खींच के उसको निकाला जाता है राणा सांगा को। मतलब बहुत ही वीर रहता है, समझिए जान की बाजी लगा के लड़ना समझिए बहुत वीरता की बात है। वहाँ पे जान देने से नहीं कतराना, जो कि देखेंगे बाकी शासक ऐसे ही हार मान लेते थे। तो ये होता है यहाँ पे। और राणा सांगा को फिर कैसे भी उसके सरदार ले जाते हैं, निकाल के लेके जाते हैं युद्ध से। और वहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे राणा सांगा को जहर देके मार दिया जाता है क्योंकि वो फिर प्लान बनाते रहता है युद्ध का। तो जितने भी सरदार होते हैं वो सोचते हैं कि ये एक तो खुद मरेगा ही और हम लोगों को भी लेके मरेगा, तो वो धीरे धीरे जहर देके राणा सांगा को कैसे भी मार दिया जाता है वहाँ। और फिर खानवा का ये युद्ध देखेंगे जीतता है जैसे बाबर, वहाँ पे राजपूतों का बहुत कत्लेआम कराया जाता है और फिर काट के सरों का मीनार सा लगवा देता है। क्यों? क्योंकि इसको सैनिकों को दिखाना होता है कि मैं जिहाद के नाम पे यूज़ कर रहा हूँ और इतने सारे लोगों को जिहाद के नाम पे ही ये धर्म में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो इनको मारना पड़ रहा है।
लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कराता है जितना कि देखेंगे तुर्की मतलब गजनबी एम्पायर वाले आए रहते हैं, गजनबी गोरी, उतना कत्लेआम नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इसको रहना था और रहना था तो फिर पब्लिक को जोड़ना था, तो इस वजह से ज़्यादातर कत्लेआम होते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा होता है। और देखेंगे इसके बाद मतलब अब कोई भी ऐसा नहीं है शासक जो कि बाबर को रोक सके और यहाँ पे शासन स्टेबल होगा। यहाँ पे ना इब्राहिम लोदी रोक पाता है पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में आराम से जाता तो रोक लेता है क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर ये लोग रहते थे यहाँ पे, जानते थे, जो कि देखेंगे शेरशाह सूरी रहेगा तो वो जोग्राफिकल फैक्टर जब भी बाढ़ आएगा तो वहाँ पे जो शेरशाह सूरी रहता है बाढ़ का उपयोग करके फिर हुमायूं की सेना को हरा देता है। चाहे आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य भी देखिए इतिहास में, जब सिकंदर से युद्ध होता है वहाँ पे तो बाढ़ के टाइम में ही ये अटैक करते हैं जो सेल्यूकस निकेटर रहता है उस पर, और फिर वहाँ पे उसको हारना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें ये लोग उपयोग नहीं करते, बाढ़ का उपयोग करके ये लोग चाहते तो हरा सकते थे उसको। थोड़ा सा सैनिक को मतलब सैनिक को उलझाए रखो, रोक के रखो, जैसे बाढ़ है यमुना वाले इलाकों में फिर हरा सकते थे ये। और फिर यहाँ पे खम्स के तहत बहुत पैसा बांटा जाता है, पैसा सबको दान में बहुत ज़्यादा, चांदी वांदी का सिक्का सबको बांटा जाता है इस युद्ध के बाद, जीते जाता है। तो अब उसके बाद बचता है मेदिनी राय, मालवा के राजपूत लोग, इनको हराना रहता है। मेदिनी राय यहाँ का शासक रहता है और यहाँ पे ये भी जो रहता है मरते दम तक लड़ते रहता है। और चंदेरी के युद्ध में आप देखेंगे कि 1528 में मेदिनी राय को बाबर द्वारा हराया जाता है और यहाँ पे भी बहुत कत्लेआम कराया जाता है। तो चंदेरी का युद्ध इस वजह से होता है कि जो राणा सांगा रहता है उसको ये फिर ये जो मेदिनी राय रहता है ये सपोर्ट कर देता है खानवा युद्ध में, तो इस वजह से इस पे भी हमला करता है। और हमला अगर सपोर्ट नहीं भी किया रहता है तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए तो करता ही, जैसा आपको पता है। और मेदिनी राय जो रहता है मरते दम तक लड़ता है और फिर जितनी भी स्त्रियां यहाँ की होती हैं तो जौहर प्रथा का पालन कर लेती हैं और बहुत सारा मतलब फिर यहाँ पे राजपूतों का काट के मीनार बनवाया जाता है गर्दनों को। तो मतलब उस टाइम ये था अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहना, लोग फायदा और घाटा नहीं देखते थे, स्वाभिमान के लिए लड़ते रहते थे, जो कि बहुत गट्स की बात है, सबके बस की बात नहीं है, ये आप लोग जानते ही हैं। अभी मतलब थोड़ा सा जान पे किसी का बन है तो वहाँ पे वो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो वो ना छोड़े अपने जान बचाने के लिए, लेकिन उस टाइम जान की बाजी लगा के लोग लड़ते रहते थे अपनी मिट्टी के लिए। और फिर अगला जो युद्ध होता है देखेंगे घाघरा का युद्ध होता है और ये होता है 1529 में अफगानों और बाबर के बीच में। तो ये आप देखेंगे इब्राहिम लोदी का भाई रहता है, वो भाग के बिहार वाले इलाकों में जाके अपना शासन कर रहा था। तो अब समझिए कि दिल्ली के बाद ये वाला इलाका तो जीत ही गया, अब ये भी मालवा वाला इलाका लगभग जीत गया, तो अब इसको बंगाल तो चाहिए ट्रेड के लिए, तो फिर अब ये बंगाल वाले में बढ़ता है। और यहाँ पे बैठा रहता है इब्राहिम लोदी का भाई रहता है महमूद लोदी, इसके साथ लड़ता है युद्ध और फिर ये भी युद्ध जीता जाता है। महमूद लोदी भी हार जाता है और यहाँ पे देखेंगे कि ये भी युद्ध जीत के बंगाल को भी मिला लिया जाता है मुगल साम्राज्य में। तो ये छोटा सा साम्राज्य बन जाता है बाबर के टाइम तक। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का ये 5वां युद्ध था। तो जो पानीपत युद्ध था तो ये 5वां आक्रमण रहता है। तो मैंने बता ही दिया कि पहले ये आक्रमण कर ही चुका रहता है, 1519 में सबसे पहले करता है यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, और उसके बाद आप देखेंगे बाजौर को जीतता है, भेरा को जीतता है और यहाँ पे बारूद का भी प्रयोग करता है, इसी वजह से सफल होता है और इब्राहिम लोदी को हराता है और फिर मुगल साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना होती है। और इसकी विजय का मुख्य कारण क्या रहता है आप देखेंगे, तोप खाना रहता है और जो कुशल सेना रहते हैं उसके वजह से जीतता है और तोप का प्रयोग सर्वप्रथम करता है। तो प्रयोग तो देखेंगे बहमनी साम्राज्य में ही मैंने बताया था हो रहा था, लेकिन बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से जीतता है। तो मतलब जो भी देख रहे हैं मॉडर्नाइज हो रहा है वहाँ पे जीतते जा रहा है। पहले युद्ध आप देखेंगे तीर कमान से होता है, फिर तलवार आता है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि घोड़े का उपयोग किया जाता है सैनिक में, उसके बाद यहाँ पे तोप का प्रयोग छोटे लेवल पे किया जा रहा है तो ये जीतते हैं। फिर अंग्रेज आएंगे तो देखेंगे मस्केट जो बंदूक रहती है उसका प्रयोग करते हैं बड़े लेवल पे, फिर वो शासन स्थापित करते हैं। अब देखेंगे जो परमाणु हथियार है ये सब लेके, तो जो भी मॉडर्नाइज करता है सैनिक को वो फिर वर्ल्ड पे राज्य करता है, ये आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बताया। और पानीपत के ये जो प्रथम युद्ध होता है इसमें देखेंगे बाबर जो रहता है उज्बेकों से तुलुगुमा युद्ध पद्धति सीखा रहता है और फिर तुलुगुमा युद्ध पद्धति और तोप सजाने के लिए आप देखेंगे उस्मानी विधि का प्रयोग करता है, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है। तो ये तोप सजाने की विधि थी, जैसा मैंने बताया बैलगाड़ी और जो घोड़े रहते हैं उनके बीच में तोपों को सजाया जाता है और फिर बीच से सेना निकलती है और वहाँ पे आके अटैक करती है और फिर जाके सेना उसमें छिप जाती है। ऐसा ये पद्धति था जो तुलुगुमा युद्ध पद्धति थी और इसके वजह से ही जीतता है वहाँ पे। और फिर ये पानीपत के युद्ध में विजय की खुशी में फिर बाबर जो रहता है ये काबुल में प्रत्येक निवासी को देखेंगे चांदी का सिक्का दान में देता है और यही चांदी का सिक्का देने की वजह से इसको मतलब उदारता के कारण ऐसा बोला जाता है कि बहुत उदार है, तो कलंदर की उपाधि दी जाती है। क्योंकि मतलब अब जीतने के बाद आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत के पास भी बहुत पैसा था, साथ में
जो मेवाड़ वाला इलाका जीत रहा है वो वहाँ भी बहुत पैसा है, क्योंकि मेवाड़ वाला इलाका आप जब भी देखेंगे मैंने बताया है कि ये ट्रेड रूट पे है बिल्कुल बीच में। फिर यहाँ गुजरात है और ये दिल्ली। तो अगर दिल्ली से आपको यहाँ पे आना है गुजरात के पोर्ट पे, तभी यहाँ पे अरब से ट्रेड आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़गढ़, इन सब के पास बहुत पैसा आ जाता था और बहुत पैसा रहता था। और इसके बाद ये जुझारू भी रहते थे इसी वजह से देखेंगे कि क्योंकि इनको हमेशा ये रूट जो है कब्जा करके रखना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि उत्पादन के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। प्रोडक्शन क्या हो सकता है, कृषि में कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। तो इस वजह से ये लोग कब्जा करके रखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि आप ये लोग हमेशा जो भी टैक्स आता है उसी की वजह से इनका जीवन चलते रहता है। और टैक्स भी बहुत ज़्यादा आता है, इधर से आता है, फिर मालवा भी इधर से आके आप देखेंगे इधर व्यापार करता है। यूपी वाले भी इधर, कन्नौज और जो अवध है इधर से आके ही फिर यहाँ पे व्यापार करते हैं। या तो इधर से आइए, लेकिन इधर से ज़्यादा बेटर रहता था। ये इलाका बिल्कुल मतलब सड़कों के लिए है। ये आप देखेंगे तो दक्कन का पठार उतना आने जाने के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, शंकरी खाई वगैरह है। तो ये होता था, तो यहाँ पे भी बहुत पैसा आ जाता था। तो इस वजह से जो बाबर रहता है इसको बहुत पैसा मिलता है। और पैसा मिलता है तो फिर ये बंटवाता भी है सबको, और बंटवाता है ताकि जो अगला युद्ध भी तो इसको करना है। अगर सेना मोटिवेट ही नहीं रहेगी और जनता सपोर्ट ही नहीं करेगी तो युद्ध क्या करेगा ये, इस वजह से पैसा बंटवाता है यहाँ पे। और इसी युद्ध के बाद देखेंगे कि बाबर जो रहता है सल्तनत काल में, जो दिल्ली का जो सुल्तान रहता था, ये परंपरा जो सुल्तान कहने की परंपरा रहती है इसको समाप्त कर देता है और तोड़ के अब बादशाह कहने की परंपरा शुरू कराता है। तो पहले सुल्तान बोला जाता था, दिल्ली के शासकों को आप देखेंगे सुल्तान के नाम से पुकारा गया है। और इसके बाद के जो अब मुगल शासक होंगे उनको बादशाह के नाम से पुकारा जाएगा। आप देखेंगे अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, सब बादशाह अपने नाम के आगे जोड़ते थे। और पानीपत के युद्ध के बाद देखेंगे बाबर दूसरी महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़ता है राणा सांगा के साथ लड़ता है। तो ये मैंने बता ही दिया आपको। 1527 में आगरा से ये 40 किलोमीटर दूर रहता है खानवा। खानवा का युद्ध होता है यहाँ पे, क्योंकि खानवा जो जगह का नाम रहता है तो फिर युद्ध का भी नाम उस पर पड़ जाता है। तो खानवा में ये युद्ध होता है जिसमें भी ये विजय प्राप्त कर लेता है जो बाबर रहता है। इसके बाद आप समझिए कि गाजी की उपाधि धारण करता है जो मैंने बताया। और युद्ध में कोई रीजन ही नहीं रहता कि युद्ध करने का, तो फिर यहाँ पे जिहाद का नारा देता है कि हम धर्म फैलाने आए हैं। जैसे कि अब देखेंगे जितने अरबी टर्की आक्रमण होते हैं तो वहाँ पे जो काफिर बैठे हैं उन्हीं के नाम पे आते थे कि वहाँ पे काफिरों को चेंज करना है। वैसे ही फिर ये जिहाद का नारा देता है, क्योंकि अब ये आके मन बना चुका रहता है कि यहाँ पे अब भारत वाले इलाकों में शासन करना है। तो ये होता है। फिर आगे आप देखेंगे कि मुसलमान पे लगने वाला जो तमगा नाम का कर था ये भी समाप्त कर देता है ये, ताकि मतलब सपोर्ट मिल सके। और जो सैनिक बहुत कम रहते हैं, 20,000 सेना तो लेके आया ही रहता है। और पानीपत के युद्ध में ही आप देखेंगे कि इसकी 10,000 सेना वहाँ पे मारी जाती है, 10,000 ही सेना रहती है। और खानवा के युद्ध में 40-50,000 सेना से तुम्हें लड़ना है वहाँ पे। और राणा सांगा कभी युद्ध भी नहीं हारा था, इसको ये डर था कि फिर मतलब यहाँ मेरी हार निश्चित है, फिर भी ये लोग लड़ाई करते हैं यहाँ पे। और यह एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो कि समाप्त कर देता है। और राजपूतों के विरुद्ध खानवा के युद्ध में भारत में ही रुकने का निश्चय किया था, इसी वजह से खानवा का युद्ध करता है। तो जो मैंने बताया अब ये मूड बना चुका था कि यहीं पे अब शासन करना है, इस वजह से खानवा का युद्ध करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक राजपूत हैं तब तक शासन ये कर नहीं सकता था। इसी वजह से फिर यहाँ पे खानवा का युद्ध करता है। और फिर देखेंगे 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है, मेदिनी राय के विरुद्ध आक्रमण करता है। ये भी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। और मेदिनी राय को पराजित कर देता है, क्योंकि जब राणा सांगा से युद्ध होता है तो मेदिनी राय अपना सैनिक दिए होते हैं, ये भी राजपूत रहते हैं लोग मालवा वाले इलाकों में। और इसके बाद बाबर जो अगला युद्ध लड़ता है देखेंगे घाघरा का युद्ध लड़ता है। और ये फिर बंगाल और बिहार के जो सैनिक रहते हैं संयुक्त सैनिक को हरा देता है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि महमूद लोदी रहता है, इब्राहिम लोदी का भाई ही उधर भाग के जाता है और उधर शासन अपना एस्टेब्लिश करके रखता है, इनको भी हरा देता है। और अब यहाँ पे देखिएगा कोई इंपॉर्टेंट शासक है नहीं जिसको हराना है। लेकिन जैसे बाबर मरेगा तो फिर ये अपने अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा तो जब भी राजा मरता था तो करने लगते थे, वही होगा। फिर देखेंगे कि अफगानियों से हुमायूं को युद्ध करना पड़ेगा वहाँ पे शेरशाह सूरी से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जब इसके बाद वाले वीडियो में जब हुमायूं को हम देखेंगे। और बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है, तो बाबरनामा से ही ये सब कहानी हमें देखने को मिलती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि बाबर हमेशा अकेले रहता था, मतलब उसके पास सभी चीज़ें तो रहती थी लेकिन अकेले रहता था। उसको कोई भी मतलब चीज़ों से लगाव ऐसा खासा रहता नहीं था, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। और उसी में फिर बाग वाग पसंद है ये सब भी लिखा रहता था, उसी में लिखा गया है। और हुमायूं को साथ ही रखता था हमेशा, जिसे तुर्की में तुजुक बाबरी कहते थे। तो तुर्की में इसको तुजुक बाबरी के नाम से पुकारा गया है बाबरनामा को, जिसे बाबर अपनी मातृ जो भाषा रहती है चगताई तुर्की, इसमें लिखा रहता है।
तो चगताई तुर्की मैंने बताया है आपको। और बाबर इस बुक में देखेंगे तत्कालीन जो भारतीय दशा रहती है उसका भी विवरण किया है। और बाद में इस बुक को देखेंगे फारसी में अनुवाद का रहता है, तो फारसी बाद में इनकी भाषा हो जाती है। फारस कल्चर का बहुत ज़्यादा, जो पर्शियन कल्चर रहता है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता है वहाँ पे। जब देखेंगे हुमायूं जाता है और वहाँ पे फारस के ही मदद से जो तुर्की रहते हैं वहाँ पे मदद होती है और फिर ये वहाँ पे एक एग्रीमेंट भी होता है, जो फारस का शाह मदद करता है इसको कि तुम वहाँ पे पर्शियन कल्चर को बढ़ाओगे तब जाके फिर यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट दिया जाएगा। और वही सपोर्ट मिलता है वहाँ पे सिया मतलब जो रहता है उसमें भी बोला जाता है हुमायूं को कि तुम्हें आना पड़ेगा तब जाके हम मदद करेंगे, और वही मदद मिलता है और आके फिर दिल्ली पे फिर से अधिकारी ये करेगा वहाँ पे। तो ये पर्शियन कल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है भारत में, और इसी वजह से फारसी भाषा में ही अनुवाद किया जाता है, क्योंकि यही भाषा देखेंगे चलते रहता है हमेशा के लिए। और फिर अब्दुल रहीम जो रहते हैं खाना यही इसको अनुवाद करते हैं फारसी भाषा में। और अंग्रेजी अनुवाद कौन करता है इस पुस्तक की? श्रीमती बेबरीज द्वारा आप देखेंगे अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया जाता है बाबरनामा की। और बाबर अपनी आत्मकथा में देखेंगे कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक, मैंने विजयनगर में आपको बताया था, उनके बारे में फिर लिखा है कि ये सबसे शक्तिशाली राजा थे अभी भारत पे। तो दो लोगों के बारे में लिखा ही है, ये समझिए कि एक तो देखेंगे कि राणा सांगा के बारे में लिखा है और एक विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेवराय रहते हैं इनके बारे में। तो साथ ही 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राजाओं के मेवाड़ और विजयनगर का ही जिक्र हुआ है इसमें। तो मैंने बताया राणा सांगा और फिर ये विजयनगर के जो कृष्णदेवराय रहते हैं, तो उधर तो दक्षिण भारत में ये लोग फैला नहीं पाते हैं, तो उधर का ज़्यादा जिक्र नहीं है और ना ही युद्ध का वर्णन है कोई। लेकिन मेवाड़ से युद्ध होते रहता है और राणा सांगा उस टाइम बहुत ही फेमस रहता है और वो कभी भी युद्ध हारता नहीं है। देखेंगे कि युद्ध जब होते रहता है वहाँ पे खानवा के युद्ध में, तो राणा सांगा को कैसे भी मतलब वो हारने भी लगता है, फिर भी लड़ते लड़ते बोलता है मैं जान दे दूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं यहाँ से। लेकिन कैसे भी उसके जो सामंत रहते हैं वो खींच के ले जाते हैं कि ये खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा, और सामंत खींच के ले जाते हैं और वहाँ पे देखेंगे बाद में खीर में जहर दे के इसको मार देते हैं, क्योंकि उसका फिर से मूड रहता है बाबर के साथ यूज़ करने का। और वो जानते हैं कि सैनिक तो पावर कम ही हो चुकी है, अगर हम फिर से लड़ेंगे यहाँ पे तो अब बाबर से हार होगी और जितने सामंत हैं हम भी मरेंगे और ये तो मरेगा ही। और बाबर एक देखेंगे रचना कराता है, रिसाउजज ए की रचना कराता है, और फिर देखेंगे जिसे खतबारी ए भी कहा जाता है, तो ये उसकी रचना रहती है समझिए। और फिर तुर्की काव्य का भी एक रचना करता है, देखेंगे कि दीवान का संग्रह करके तुर्की काव्य संग्रह की कराता है जिसका नाम दीवान रहता है। मतलब संग्रह क्या क्या समझते हैं, सभी को जोड़ के एक चीज़ बनाया जाता है उसको संग्रह बोला जाता है। और बाबर देखेंगे मुबैयान नामक पद्य शैली का भी विकास करता है। तो पद्य शैली, गद्य शैली ये आप जानते हैं, ये कहानी कहने या फिर जो काव्य है या फिर जो कविता है इसका एक मतलब तरीका है लिखने का। तो ये मुबैयान शैली रहती है जो वहाँ से लाके यहाँ पे विकास करता है उसका। और बाबर क्या करता है, संभल और पानीपत में मस्जिद का भी निर्माण करवाता है। और इसी का जो देखेंगे कि एक सेनापति रहता है मीर बाकी, ये अयोध्या का जो मंदिर है 1528 से 29 के बीच में उसको मस्जिद में तब्दील कर देता है। और वही आज देखेंगे कि अभी तक वो विवाद चल रहा है बाबरी मस्जिद का लेके, जो कि राम मंदिर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो वहाँ पे बन रहा है। यही बाबरी मस्जिद मतलब यही बाबर के टाइम का है। और ये क्या करता है, मीर बाकी रहता है जो कि अयोध्या में पहले मंदिर था वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवा देता है। तो मतलब शुरू में जो भी आता था तो उस टाइम अभी ना तुम्हारी इकोनॉमी के स्टेबल हुई है, वहाँ तो सैनिक में ही सभी पैसे खर्च हो जाते थे, तो कुछ बनवाने का टाइम मिलता नहीं था। और आपको पता है उससे पहले मंदिर होती ही थी, तो मंदिर को तोड़ो और वहाँ पे मस्जिद चाहे जो भी चीज़ें बनवानी है आराम से वहाँ पे स्ट्रक्चर कर दिया जाता था। क्योंकि मंदिर में बनाना ही क्या था, तुम्हें बस एक ऊपर का गुम्बद बना दो या फिर आगे का दीवार तोड़ के वहाँ पे इस्लामी शैली के अनुसार बना दो, तो वही करता था। तो ये बाबरी मस्जिद बना देता है जो अयोध्या में ये राम मंदिर रहता है। फिर देखेंगे जो बाबर रहता है आगरा में एक बाग का निर्माण कराता है जिसे नूर अफगाने कहा जाता था। तो ये बाग मतलब ये बाग बनवाने की परंपरा चली जाती थी, बाग बनवाते थे लोग, ये ऐसे 4 बाग शैली का बीच में भागों में बांट देते थे लोग और ये बाग का निर्माण होता था, इसमें से पानी बहते रहती थी। तो बाग का कल्चर यहाँ पे यही लोग लाते हैं। और इसको मतलब जिसे वर्तमान में देखेंगे कि आराम बाग के नाम से जाना जाता है, आराम बाग। और इसमें 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है। और 1530 में बाबर की फिर मृत्यु हो जाती है। और पहले तो इसको देखेंगे आगरा में दफनाया जाता है, लेकिन इसका मन रहता है कि इसको काबुल वाले इलाकों में दफनाया जाए, तो बाद में इसको जाके काबुल वाले इलाकों में दफना दिया जाता है। तो ये पहले आगरा और बाद में देखेंगे कि इसके शव को उसके चुने गए स्थान काबुल वाले इलाकों में दफना दिया जाता है, क्योंकि काबुल से ही देखेंगे आप इसकी शुरुआत होती है भारत के तरफ। फरगना से भाग के वहाँ पे देखेंगे काबुल वाले इलाकों में ही आता है और वहाँ से सेना लेके फिर इधर बढ़ता है, तो काबुल वाले इलाकों में ही इसको दफनाया जाता है। और बाबर के देखेंगे 4 पुत्र थे, हिंडाल, कामरान, अस्करी और हुमायूं। तो ये 4 पुत्र थे और मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में इसके बारे में। हुमायूं
सबसे बड़ा पुत्र रहता है और ये काफ़ी चहीता भी रहता है बाबर का। फिर ये अगला शासक बन जाता है, लेकिन ये सभी इलाकों जितना भी इनके कंट्रोल में रहता है उनको चारों भाइयों में बांट देता है और ये मुगल शासक बनता है अगला हुमायूं। और कुछ टर्म यहाँ पे लिखे गए हैं। खाना बदोश मतलब जो एक जगह नहीं रहते हैं, वो अपने मतलब आजीविका के लिए जगह जगह चेंज करते रहते हैं, फिर वहाँ पे अपना कुछ दिन गुजारते हैं और कहीं और चले जाते हैं। मतलब खाना बदोश मतलब जो ट्राइबल लोग रहते हैं इनसे समझ सकते हैं, जो कि आज भी आपको अंडमान निकोबार और जो हमारे जंगली इलाका है, मतलब जहाँ ज़्यादा जंगल है आप देखेंगे वहाँ पे आपको देखने को ये लोग मिल जाएंगे, खाना बदोश टाइप के लोग, जिनको कि आज ट्राइबल पीपल में हम लोग देखते हैं। और फिर जिहाद क्या होता है? इस्लाम की रक्षा के लिए किया जाने वाला ये धर्म युद्ध जिहाद कहलाता है। तो इस्लाम धर्म की रक्षा मतलब इस्लाम समाप्त ना हो जाए। इनको डर था कि कहीं धीरे धीरे हम जितना फैलाएंगे उतना दिनों तक इस्लाम चलते रहेगा, कहीं हमें ही ना धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए। इसलिए जिहाद का नारा लेके ये लोग धर्म में परिवर्तन कराते रहते थे, क्योंकि आप एक को जोड़िएगा फिर अगला 4 को जोड़ेगा, वैसे मतलब ऐसे धर्म का जो ये चैन है बढ़ते रहेगा और इस्लाम कभी समाप्त नहीं होगा। ये इन लोगों का मोटिव रहता था। और एक जो बाबर था ये शाहरुख नाम का सिक्का भी चलवाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अगर याद रह सके तो। ये एक बार क्वेश्चन आया था इसमें। तो ये था बाबर के बारे में। इतना चीजें हमने देख लिया बाबर के बारे में, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। और जो मुगल सल्तनत की स्थापना होती है ये मैंने बता दिया, मैप भी दिखा दिया आपको। और जो शासन यहाँ पे चलेंगे ये आप हमेशा याद रखिएगा इसमें। इसके बाद हम हुमायूं को देखेंगे, जो कि एक इसका फेज रहेगा 1530 से लेके 1540 तक, और दूसरा फेज देखेंगे कि 1555-56 में आएगा और उसकी मृत्यु फिर वहाँ पे हो जाएगी। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके बीच में शेरशाह सूरी का काल रहता है, तो वो तो आगे आएगा ही। शेरशाह सूरी का हमें देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी, और बहुत सारा रिफॉर्म भी करता है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी के बारे में मैं बताऊंगा कैसे कैसे आता है। फिर यहाँ पे हम फिर से मैप को देखेंगे, और ये मैप तो देखते ही रहना है हमें जो है, क्योंकि इस पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो जितने भी मैप हैं तो ये आपको देखना है। ये काबुल है, ये आप देख रहे हैं काबुल, ये गजनी है, ये कंधार है, ये हमेशा ये लोग कब्जा करके रखेंगे और सिंध में ही भाग के आएगा देखेंगे हुमायूं। तो वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो ये मैप हमें हमेशा नज़र में रखना है, और जो है ये मैं आपको हमेशा दिखाते रहूँगा और बताते रहूँगा कैसे कैसे भाग के आता है, फिर कैसे कैसे फिर से एंटर करता है दूसरा फेज में हुमायूं। तो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखें।